डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बेसिक जो जूलॉजी है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो किस आधार पे करते हैं, जंतुओं के अंदर क्या सिमिलरिटीज है, क्या उनमें डिफरेंसेस है, यानी समानता और उनमें क्या क्या असमानता है, उनको लेते हुए और कुछ अन्य कैरेक्टर्स है जिनको लेते हुए जंतुओं का क्लासिफिकेशन करते हैं और एक क्लासिफिकेशन की एक रूपरेखा बनाते हैं। अभी ये एक यहाँ पे रूपरेखा अपने बना रखी है। जितने सारे के सारे जंतु पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं उन सभी जंतुओं को एक फाइलम एनिमल किंगडम ग्रुप में अपन ने उसको रखा हुआ है। यानी जितने जंतु है, जितने जीव जात है, उन सबको अपन ने एनिमल किंगडम में रखा हुआ है। यहां से इन जंतुओं को अगर अपन एक ही ग्रुप में रख देंगे सारे जंतुओं को, तो अपन उनको आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन उनको अपनी सुविधा के हिसाब से और पढ़ने के हिसाब से उनको अपन क्लासिफाई कर लेते हैं। और वो क्लासिफाई कैसे करते हैं, उनके लिए कुछ अपन निश्चित बिंदु या कैरेक्टर्स या ट्रेड्स लेते हैं जिनको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। उन सारे के सारे जंतुओं का यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले उन जंतुओं को किंगडम में रखा गया है, दो किंगडम बनाए, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। उसके बाद में मेटाजोआ के फिर 3 ब्रांच बनाई गई है। फिर यूमेटाजोआ के 2 ग्रेड बनाए गए हैं। उसके बाद में बाइलेटेरिया के 2 डिवीजन बनाए गए हैं। इसी तरीके से आगे ये फर्दर क्लासिफिकेशन चलता है। इस क्लासिफिकेशन को अपन ने किस बेस पे किया, वो टॉपिक अपन आ लेते हैं। उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम कौन कौन से बिंदुओं को लेंगे, वो है पहला नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या। जितने भी जंतु है उनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए किंगडम 2 है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया सारे के सारे जंतुओं को। किस बेस पे? नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर। उनके अंदर कोशिकाओं की संख्या कितनी है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, एक ही कोशिका पाई जाती है। जिन जंतुओं में एक ही कोशिका पाई जाती है उन सभी जंतुओं को अपन किस में रखते हैं? प्रोटोजोआ के अंदर। उन कोशिकाओं के अंदर वो सेल ही सारा काम करती है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर उनमें नहीं पाया जाता। केवल मात्र एक कोशिका होती है, चारों तरफ से उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और वही कोशिका है, वो सारे समस्त कार्य जो है शरीर के सारे समस्त कार्य वही कोशिका करती है। दूसरा मेटाजोआ। मेटाजोआ के अंदर कौन से जंतुओं को रखते हैं? मल्टी सेलुलर, जिनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती है, उन सभी को अपन ने किस में रख दिया? मेटाजोआ के अंदर। तो जितने भी जंतु है उनको 2 में डिवाइड कर दिया, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में। किस आधार पर? नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर। अब प्रोटोजोआ के अंदर एक फाइलम आ गया, केवल मात्र एक फाइलम। कौन सा? प्रोटोजोआ। उस फाइलम का नाम भी क्या है? प्रोटोजोआ। यूनिसेलुलर यहां आगे, मल्टीसेलुलर मेटाजोआ में आगे। अब ये सारे आगे जितना का क्लासिफिकेशन है उन सब में क्या है? मल्टीसेलुलर एनिमल है। अब उनको आगे डिवाइड करते हैं मेटाजोआ को। मेटाजोआ को डिवाइड किया गया 3 ब्रांच में, मीजोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। 3 ब्रांच में किया गया। किस बेस पे किया गया? वो बेस है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर। संगठन का स्तर क्या है? शरीर कैसा बना हुआ है, उस आधार पर अपन ने उनको, उसके आधार पर अपन ने उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है ग्रेड में। कौन कौन से है वो ग्रेड? पहला है प्रोटो प्लाज्मिक लेवल या ग्रेड। सेकेंड है
सेलुलर ग्रेड या लेवल। थर्ड है सेल टिश्यू ग्रेड। चौथा है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। और पांचवा है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। इन 5 अपन लेवल में या ग्रेड में डिवाइड कर दिया संगठन के स्तर के आधार पर। सबसे पहला है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का मतलब है इन जंतुओं में जिनमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पाया जाता है उनमें केवल और केवल कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और चारों तरफ उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है जिसे प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ के जो जंतु है उसमें केवल और केवल है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पाया जाता है, केवल प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सारा शरीर समस्त शरीर है वो केवल खूब सारी कोशिकाओं का बना होता है। यहाँ पे खूब सारी कोशिका पाई जाती है, लेकिन उन कोशिकाओं में आगे विभाजन होकर के ना तो टिश्यू बनता है और ना ही उसमें ऑर्गन बनता है। केवल और केवल खूब सारी उनके अंदर कोशिका ही कोशिका पाई जाती है, जैसे पोरीफेरा। टिश्यू सेल टिश्यू ग्रेड। थर्ड आता है सेल टिश्यू ग्रेड। सेल टिश्यू ग्रेड में क्या होगा, कोशिकाएं तो है ही है, लेकिन साथ में उन्होंने ऊतकों को यानी टिश्यूज को भी बनाना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोशिका एक क्रम में व्यवस्थित तो जरूर हो जाती है, टिश्यू जैसा लगता है, लेकिन वो टिश्यू होता नहीं है। कोशिका वो लेवल में व्यवस्थित हो जाती है। सेल टिश्यू ग्रेड में क्या होगा, कोशिका है उन्होंने ऊतक बनाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर सेल भी है और ऊतक भी है शरीर के अंदर, जैसे सिलेंटेटा में इस प्रकार का ग्रेड पाया जाता है। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर टिश्यू भी है और ऑर्गन भी बन गए, तो ये पाया जाता है प्लेटी हेलमिंथेस में। और ऑर्गन सिस्टम और ग्रेड, यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गन ने मिलकर के सिस्टम बना दिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम उन जंतुओं में पाए जाते हैं। जंतु है वो पूर्ण विकसित हो जाता है, तो ये आप पाया जाता है एस्केलमेंथिस। और उसके आगे जितने भी फाइलम है, चाहे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, जितने भी सब में ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये सेकंड बिंदु है किसका, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। इसके बेस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसमें कैसे किया, देखिए ये मेटाजोआ की 3 ब्रांच है, मीजोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। मीजोजोआ में यहाँ पे यूनिसेलुलर है, यहाँ मीजोजोआ में क्या है, सेलुलर ग्रेड है, कोशिका खूब सारी कोशिकाएं पाई जाती है यहाँ पे, तो ये मीजोजोआ। पैराजोआ के अंदर भी सेलुलर ग्रेड ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन मीजोजोआ से थोड़ा सा ज्यादा विकसित, ज्यादा इवोल्यूटेड होते हैं ये। मीजोजोआ से ज्यादा कौन है, पैराजोआ। यानी यहाँ पे हल्का सा जो कोशिकाएं वो एक क्रम में व्यवस्थित होना शुरू कर देती है, जबकि यहाँ पे खूब सारी बिखरी हुई कोशिका पाई जाती है। ये जो ग्रुप है मीजोजोआ, ये बहुत छोटा सा ग्रुप है, केवल और 50 स्पीशीज, केवल 50 जातियों का एक समूह है बस, जैसे डाइसेमिया जंतु है वो इस मीजोजोआ के अंदर आता है। कोशिका सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बट इससे ज्यादा विकसित है ये। यहां पर कोशिकाएं एकांकित क्रम में बननी शुरू हो जाती है, जैसे कोइलोडर्म सेल बन जाती है, पोरीफेरा में अपन देखते हैं। तो यहाँ ये पैराजोआ के अंदर कौन सा जंतु आता है, पोरीफेरा। उसके बाद में तीसरा है वो यूमेटोजोआ। इसका मतलब प्रोटोप्लाज्मिक में ये आ गया, सेलुलर ग्रेड में
ये आगे सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ, ये तीनों जो ग्रेड है वो तीनों ग्रेड यू मेटाजोआ के अंदर आता है। यानी यू कह सकते हैं कि यू मेटाजोआ में ये तीनों ग्रेड पाए जाते हैं। जैसे जैसे अपन क्लासिफिकेशन की रूपरेखा में आगे बढ़ेंगे ये अपने को ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आगे देखने को इसमें मिलेंगे। इस आधार पर ये सेकेंड टॉपिक। उसके बाद में हम देखते हैं कि यू मेटाजोआ है, यू मेटाजोआ को फर्दर दो ग्रेड में डिवाइड किया गया, रेडिएट और बाइलेटेरिया। तो अपना तीसरा बेस क्या हो गया, सिमेट्री, सममिति। अंगों की ज्यामितीय व्यवस्था क्या कहलाती है, सममिति। अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अलोंग द मैन एक्सिस, जिसे को अपन सममिति बोलते हैं। शरीर पे अंग है वो मैन एक्सिस से होते हुए कैसे लगे हुए हैं, उसी को अपन सममिति बोलते हैं। ये सममिति तीन प्रकार की होती है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और थर्ड आती है रेडियल सिमेट्री। तीन प्रकार की सममिति। असममिति, एसिमेट्रिकल, कोई सममिति नहीं है। जंतु का जो शरीर है वो खुद किसी भी प्रकार से व्यवस्थित नहीं है, उसकी संरचना अभी एक कैसी, जैसे अमीबा के अंदर अगर आप हम देखें एक बार तो अपने को ऐसा दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद में अपन अगर उसको देखें तो उसमें एक सूडोपोडिया बन गया और अपने को अमीबा ऐसा दिखाई देता है। यानी शरीर का कोई उसमें कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार का शरीर क्या कहलाता है, एसिमेट्रिकल, जैसे प्रोटोजोआ के अंदर होता है। तो ये प्रोटोजोआ के अंदर मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है यदि किसी जंतु को उसकी एक्सिस से होते हुए, जैसे ये अपनी एक्सिस है, किसी जंतु को एक्सिस से होते हुए दो बराबर भागों में, यदि किसी एक्सिस से होते हुए एक्सिस के समानांतर काटा जाए, यदि किसी जंतु को उसकी एक्सिस से होते हुए एक्सिस के समानांतर काटा जाए और फिर दो बराबर भाग बन जाते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। तो जैसे मान लीजिए ये जंतु है, इस जंतु की ये एक्सिस है, इस एक्सिस से होते हुए तो ये भी है, एक्सिस से होते हुए एक्सिस के समानांतर काटा जाए, एक्सिस से होते हुए एक्सिस के समानांतर काटा जाए, फिर दो बराबर भाग बन जाए, तो उसको क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। दो बराबर भाग बनेंगे। अगर आपने एक्सिस से होते हुए अगर उसके पैरेलल काट दिया तो दो बराबर भाग, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, दो बराबर भाग नहीं बनेगा। तो अपने को काटना किस प्रकार, एक्सिस से होते हुए एक्सिस के समानांतर काटना है, फिर दो बराबर भाग बन जाते हैं, तो वो क्या कराती है, बाइलेटरल सिमेट्री। अब ये बाइलेटरल सिमेट्री किसमें मिलती है, प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा, हेमिकोडेटा, इन सब में क्या पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा के जंतु भी मोस्टली जो लार्वल अवस्था में होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन उनमें अडल्ट में जाकर के वो रेडियल सिमेट्री डेवलप हो जाती है सेकेंडरी रूप से। फिर आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या है, जंतु को अक्ष ही काटना है, बट प्लेन कोई सा भी हो सकता है, फिर दो बराबर भाग बने। यदि किसी जंतु को, इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते, यदि किसी जंतु को उसकी एक्सिस से होते हुए किसी भी प्लेन में काटा जाए, फिर अगर दो बराबर भाग बन जाते हैं, तो उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा, अब इसकी एक्सिस तो ये है, ये इसकी एक्सिस है। अब इस एक्सिस से होते हुए आप जो इसको यूं काटिए, यूं काटिए, यूं काटिए, यूं काटिए,
सेक्शन नीचे तक जाना चाहिए और फिर दो बराबर भाग बनेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, रेडियल सिमेट्री। दोनों में बाइलेटरल हो चाहे रेडियल सिमेट्री हो, दोनों के अंदर ही जंतु के दो बराबर बराबर हाथ भाग बनते हैं, काटने का उनका प्लेन अलग अलग है। जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश के अंदर 5 भुजा होती है, ये बीच में एक्सिस है, एक्सिस से होते हुए किसी भी तल में काटा जाए, दो बराबर भाग बन जाए, तो वो रेडियल सिमेट्री है। तो ये जो रेडियल सिमेट्री है वो किसमें मिलेगी, सिलेंटेटा में और टिनोपोरा में। यह है रेडियल सिमेट्री। इन जंतुओं को एक दूसरी दृष्टि से भी अपन देखें तो रेडियल सिमेट्री के जंतु जो है उनमें अधिकांश में क्या होगा, जो एंटीरियर एंड होगा, पोस्टीरियर एंड होगा, डोर्सल साइड होगी, वेंट्रल साइड होगी, ये सभी में होता है। बट इनमें माउथ एंटीरियर साइड पर ही होगा, माउथ उस पे एंटीरियर साइड पे या पोस्टीरियर साइड पे, जो भी साइड है एक एंड पे होगा, तभी इसके अंदर इस प्रकार की रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो क्लासिफिकेशन पे आते हैं वापस अपन। यू मेटाजोआ को 2 ग्रेड में बनाए गए, 2 ग्रेड में, बाइलेटेरिया और रेडिएटा, 2 ग्रेड। किस आधार पे किया, सममिति पे, सिमेट्री के आधार पे। सिमेट्री के आधार पे क्या किया, बाइलेटेरिया अलग कर दिया और जिसमें रेडिएटा पाई जाती है उसमें रेडिएटा में रख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना वो है एम्ब्रियोजेनिक। एम्ब्रियोजेनिक एम्ब्रियोजेनी के आधार पे 2 ग्रुप बनाए गए। भ्रूण का जो विकास होता है, माउथ और एनस का जो विकास होता है, ओरिजिन ऑफ माउथ एंड एनस ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये 2 प्रकार के प्रोटोस्टोमिया और एक है ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। अपन सब जानते हैं कि जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है इस तरीके से जो ब्लास्टुला बनता है, उस ब्लास्टुला के अंदर एक छिद्र होता है जिसका नाम होता है ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर, इस ब्लास्टोपोर से आगे जाकर के अगर माउथ का निर्माण होता है, अगर उससे माउथ बनता है, तो उनको अपन किस में रखते हैं, प्रोटोस्टोमिया में, प्रोटोस्टोमिया में। और इस ब्लास्टोपोर से आगे जाकर के अगर एनस का निर्माण होता है, अगर इसे एनस बनता है, तो वो अपन उसको रखते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो कहने का मतलब है एम्ब्रियोजेनी के आधार पे 2 ग्रुप बनाए। बाइलेटेरिया जो है उसके 2 डिवीजन बनाए, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में वो जंतु रखे गए जिनमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, और ड्यूटेरोस्टोमिया में वो रखे गए जिनसे एनस बनता है। आगे चलते हैं। 5वां बिंदु अपना क्लासिफिकेशन का बेस का जो 5वां बिंदु है वो है सिलोम। सिलोम क्या होती है, कोशिका देहभित्ति। सिलोम को अपन क्या कहते हैं, देहभित्ति में बोलते हैं सिलोम, देहभित्ति। सिलोम क्या है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल। ये अपनी बॉडी वॉल है, बीचों बीच एक एलिमेंट्री कैनाल लटकी हुई है, तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस बच गया वो क्या कहलाता है, सिलोम, देह गुहा। ठीक है, ये देह गुहा 3 प्रकार की होती है, एसिलोम, सूडोसिलोम और ट्यूसिलोम। एसिलोम, सूडोसिलोम और ट्यूसिलोम। एसिलोम का मतलब है, ए का मतलब एब्सेंट, यानी सिलोम है ही नहीं।
या तो उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है। जब एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो सिलोम होने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी अगर बॉडी के अंदर कोई भी गुहा है, कोई भी कैविटी है, तो वो अपन उसको सिलोम अगर कह भी सके तो यहां पर वो भी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। जैसे यहां पे क्या होगा, ये बाहर की बॉडी वाल है, ये अंदर की गट या एलिमेंट्री कैनाल है, ये बॉडी वाल जिसको अपन एक्टोडर्म कहते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्म से ढकी हुई है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे जो स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर टिश्यू पाया जाता है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू भरा रहता है। इस तरीके से इस पूरे स्पेस के अंदर क्या पाया जाता है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू। इसका मतलब यहां पर कोई भी स्पेस नहीं है, यानी देहगुहा नहीं है। तो फाइलम एसिलोमेट। फाइलम कौन सा है, प्लेटियलमेंथीज। तो प्लेटियलमेंथीज के जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर सिलोम नहीं पाई जाती, यानी वो एसिलोमेट होते हैं। स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में क्या होगा, एक्टोड्रम एंडोड्रम है लेकिन मेसोड्रम नहीं पाई जाती है। उनके अंदर तीसरी जो लेयर, ये बाहर की एक्टोड्रम, ये अंदर की गट, यानी इसके अंदर बीच में कोई तीसरी मेसोड्रम नहीं है। तो इस प्रकार की जो सिलोम है क्या कराती है, स्यूडोसिलोम। ये मिलती है एस्केलमेंथीज में, एस्केलमेंथीज ग्रुप में, फाइलम में। तीसरा था ट्यूसिलोम। ट्यूसिलोम में क्या होगा, तीनों लेयर है, यहां पे मेसोड्रम भी पाई जाती है, ये बाहर की एक्टोड्रम, ये बीच के अंदर, अंदर के अंदर एंडोड्रम, और यहां पर जो तीसरी लेयर है वो भी पाई जाती है। यानी एक्टो भी है, एंडो भी है और मीजो भी है। इस प्रकार की देहगुहा, इस प्रकार की देहगुहा क्या कहलाती है, ट्यूसिलोम। तो ट्यूसिलोम के अंदर तीनों लेयर, यहां सिलोम है ही नहीं, और स्यूडोसिलोम में दो लेयर होती है, मेसोड्रम नहीं होती है। तो यहां पर देखिए प्रोटोस्लोमिया को अपन ने सब डिवीजन में 3 में डिवाइड कर रखा है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। किस बेस पे किया, सिलोम के आधार पर। एसिलोमेट में प्लेटियलमेंथीज को रखा, स्यूडोसिलोमेट में एस्केलमेंथीज को रखा, सिलोमेट में क्या होगा, आगे की जितने भी फाइलम है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, मिकोडेट, बट ये जो सिलोमेट है, इनको फिर आगे ये सिलोम बनी कैसे, इस ओरिजिन ऑफ सिलोम के आधार पर सिलोम को भी दो भागों में विभाजित किया गया। दो प्रकार की सिलोम पाई जाती है, कह सकते हैं सिलोम दो प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सिलोम। सिलोम के ओरिजिन के आधार पर सिलोम दो प्रकार के, साइजोसिलिक सिलोम। साइजोसिलिक सिलोम में क्या होगा, ये कैसे बनती है, बनने के आधार पर दो प्रकार की है। साइजोसिलिक सिलोम में क्या होगा, बार एक्टोडर्म बन गई एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर ये गटवाल है, गटवाल के पास में दो सेल ओरिजिनेट होती है जिनका नाम है टीनोब्लास्ट सेल। इनको 4D सेल भी बोलते हैं, 4D सेल भी बोलते हैं। ये सेल विभाजित होती है और विभाजित होकर के या स्प्लिट होकर के एक तीसरी लेयर, इनमें खूब सारी कोशिका बनेगी और कोशिका बन करके और फिर एक यहाँ पे लेयर का निर्माण होगा, वो लेयर क्या कहलाएगी, मेसोडर्म। इस तरीके से अगर जो सिलोम बनती है तो वो कहलाती है साइजोसिलिक सिलोम। दूसरी जो है
सिलिक शिलोम। एंटेरोसिलिक शिलोम में क्या होगा, ये भी ओरिजिन के आधार पर है, ये बाहर की एक्टोडर्म, ये बीच में क्या है आर्केंट्रॉन। ब्लास्टुला के बाद में जो आर्केंट्रॉन बनती है वो ये आर्केंट्रॉन या आर्केंट्रॉन है। इस आर्केंट्रॉन में अतिवर्धित होकर के दोनों तरफ दो पाउच बनते हैं। इस प्रकार से ये अतिवर्धी निकलती है। तो और इसके नेक्स्ट बाद में क्या होगा, ये अतिवर्धी में सेल जो है वो डिवाइड होकर के, और ये बीच का पोर्शन, ये जो अतिवर्धी है इस तरीके से एक लेयर, और इस तरीके से ये दूसरी लेयर, और बाद में ये दोनों जुड़ करके बीच की लेयर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो सिलोम बनती है उसको अपन कहते हैं एंटेरोसिलिक सिलोम। अब ये एंटेरोसिलिक सिलोम और साइटोसिलिक किसमें पाई जाती है, देखो सिलोमेटा को अपन दो में डिवाइड कर रखा है, साइटोसिलिक सिलोमेट और एंटेरोसिलिक सिलोमेट। जिनमें एंटेरोसिलिक पाई जाती है वो इसमें रखेंगे, और जो साइटोसिलिक पाई जाती है उसमें रखेंगे। तो साइटोसिलिक में कौन सी है, कौन कौन से फाइलम है जिनमें ये पाई जाती है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ठीक है। एंटेरोसिलिक सिलोम इकाइडोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा में एंटेरोसिलिक सिलोम पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन इसमें अपन ने सिलोम तक पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक और नहीं है, यद्यपि क्लासिफिकेशन में उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, बट फिर भी उसको कंसीडर किया जाता है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडीकरण। जंतु अगर बहुत सारे खंडों में विभाजित होता है तो ऊपर उसको क्या कहेंगे, सेगमेंटेड है जंतु। तो यहां पे दो प्रकार का सेगमेंटेड पाया जाता है जंतुओं में। एक तो है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन। सुपरफिशियल सेगमेंटेशन में क्या हुआ, जंतु केवल अपने को बाहर से खंडित दिखाई देता है, ये जंतु है। तो उस जंतु को अपन देखें तो ये केवल और केवल बाहर से खंडित अपने को दिखाई दे रहा है, अंदर से इसके कोई खंड नहीं है। तो इस प्रकार का खंडीकरण क्या कराता है, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन या एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। ये अपने आर्थ्रोपोडा में मिलता है। आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर इस प्रकार का सेगमेंटेशन पाया जाता है। एक है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन भी कह सकते हैं इसको, बट मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम तब कहते हैं कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब रिपीटेशन ऑफ सेगमेंट, रिपीटेशन ऑफ सेगमेंट, खंडों का विभाजन। खंड है वो बाद में विभाजित होते। तो यहां पर क्या है, ये जंतु है और उस जंतु का अंदर से भी विभाजित है, और ये जंतु बाहर से भी इस तरीके से विभाजित मिलेगा आपको। देखने में क्या होगा, बाहर से भी खंडित दिखाई दे रहा है और अंदर से भी खंडित है। तो ये मिलता है एनिलिडा में। अब अपन देखते हैं ये क्लासिफिकेशन में इसमें कोई विशेष रोल इसका नहीं है। अब अपन अगर देखें तो प्रोटोजोआ के अंदर जैसे फाइलम प्रोटोजोआ यहां गया, पोरिफेरा यहां गया, ठीक है, रेडिएटा में सिलेंट्रेटा आ गया। बायोटेरिया को अपने प्रोटोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया में कर रखा है। प्रोटोस्टोमिया में एसिलोमेट, प्लेटी, हेल्मिन्थीस, इसमें आ जाएगा एस्केल्मिन्थीस। तो इस प्रकार से देखते हैं वो सारे के सारे फाइलम इसके अंदर आ गए, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन का बेस है जिसके आधार पर पूरी जंतुओं को
के को क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया है। थैंक यू।